अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ पर संगीन नौयत का इल्ज़ाम लग रहा है कि वो दहशतगर्दों की मजम्मत करने की बजाय उनकी हिमायत कर रही है। और इससे भी बढ़कर तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो दहशतगर्दी के सहारे अपनी सियासत को चमका रही है। जैसा कि इस वक्त दो बड़े सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकार बदअमनी फैलाना चाहते हैं, लेकिन PTI के खिलाफ यह तासुर उभर रहा है कि वो इस मामले को भी सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। जैसा कि बलूचिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल कशीदा है। बलूचिस्तान का मसला महज अमन अमान का नहीं, बल्कि सूबे को दहशतगर्दी जैसे संगीन बहरान का सामना है। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि तमाम सियासी कुव्वतें मुत्तहिद होकर सूबे के मसाइल को हल करें, लेकिन तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सूबे के हालात को सियासी तौर पर कैपिटलाइज करना चाहती है, कैश कराना चाहती है। वो अपनी तहरीक के लिए बलूचों का सहारा हासिल करना चाहती है। तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो अपने सियासी मफाद के लिए इदारों और अवाम में फासले कम करने की बजाय फासलों को बढ़ा रही है। जैसा कि PTI और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा बलूचिस्तान गए और सलमान अकरम राजा ने पशीन जलसे में बलोचों को मुखातिब करते हुए उन्हें अपोजिशन की तहरीक होने की दावत दे दी है। अब तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही है कि वो अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसको कौमी सलामती से जुड़े मामलात से कोई सरोकार नहीं और ये तनकीद इसलिए भी हो रही है कि तहरीक इंसाफ माजी में भी दहशतगर्दी जैसे अहम मामले पर अपनी सियासत चमकाती हुई नजर आई है। तहरीक इंसाफ माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी मुमकिन ऑपरेशन की मुखालिफत करती रही और अभी हाल ही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वो उसमें भी तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस इजलास में शरीक हुए और उन पर भी ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास पर कौम को मिसगाइड करने की कोशिश की। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि उन्होंने कौमी सलामती कमेटी इजलास में कुछ कहा, बाहर आके कुछ कहा। अब ये तासुर गहरा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले पर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। यही वजह है कि इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो दुश्मन की ज़बान बोल रही है, वो दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी कर रही है। जैसा कि तहरीक इंसाफ पर हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती नजर आई कि उसने जाफर एक्सप्रेस पर भी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ फर्जासराई की और उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि कौमी असम्बली के इजलास में सानिया जाफर एक्सप्रेस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इदारों पर तनकीद करते रहे। यहाँ तक कि PTI पर इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम लगाया गया। तहरीक इंसाफ की इस तरह से सियासत को देखते हुए वाकिफ़ान हाल तो यहाँ तक कहते हैं कि PTI आग से खेल रही है, जिससे उसके सारे का सारा वजूद जल सकता है। यानी PTI पर पाबंदी लग सकती है। और माजी में भी हुकूमती हलकों से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से बाज़ सुनाई दी है। और अगर अब भी तहरीक इंसाफ ने अपनी रविश ना बदली तो मुमकिन है तहरीक इंसाफ के गिरद मुश्किलों का हिसार मजीद बढ़ता चला जाए, क्योंकि ये हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की एक लंबी चार्जशीट है। और अब भी ये तासुर उभर रहा है कि वो ऐसा खेल खेल रही है जो कौमी सलामती के मफादात के ऐन मुनाफी है। और अब बलूचिस्तान, जिसका वजूद दहशतगर्दों के लिए ज़ख्मों से छलनी है, दहशतगर्दों के ज़रिए से उस पर मरहम रखने की बजाय और चारों सूबों को मुत्तहिद करने की बजाय तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को बरतर रखना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि तहरीक इंसाफ ऐसी सियासत करके क्या पैगाम देना चाहती है? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाना चाहती है? एक तरफ तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बतें बढ़ाना चाहती है और दूसरी तरफ वो दहशतगर्दी जैसे अहम मामले पर मुखालिफत करके इदारों से फासले बढ़ा भी रही है। ज़ाहिर है पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के सफाई के लिए सिविलियंस ने जंग लड़ी है, सिक्योरिटी पर्सनल्स ने जंग लड़ी है। क्या इस स्टांस से जो अब PTI ने लिया हुआ है, इससे तक़वियत मिलेगी नेशनल कॉज को? क्या इससे फासले कम होंगे या फासलेंगे? सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पशीन में जलसा हुआ, जो रियासत है इस वक्त ज़ाहिर है वो BLA को चार्ज कर रही है, बहुत सारी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन पर्टिकुलर बलूचिस्तान के अंदर। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत वहाँ जाके उनसे इजहार यकजहती करेगी, तो आपके इन पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर होंगे, खलीज कम होगा या खलीज मज़ीद बढ़ जाएगी? जी देखिए, मेरी नज़र में ताल्लुकात जितने ख़राब हैं शायद इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते। उनको इम्प्रूव करने की, इनको बेहतर बनाने की काविश हो रही है। आपका सवाल ये है कि क्या वो दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं या नहीं। मेरी नज़र में एक ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि बज़ाहिरन तो ये दोनों चीज़ें नहीं चलती, बिकॉज आपको अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात करनी है तो फिर आपको ये जो बलूचिस्तान की इशू को सेंसिटिवली देखना पड़ेगा, ज़रा एहसास तरीके से देखना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपने उनके साथ नहीं चलना तो फिर वो आपको बलूचिस्तान का इशू को मुख्तलिफ तरीके से टैकल करना है। तो ये दोनों, आपकी बात दुरुस्त है कि थ्योरेटिकली उनमें एक तरह से दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती, लेकिन क्योंकि ये सियासत है और सियासत में इस वक्त जंग चल रही है, कानूनी जंग चल रही है, सियासत में भी जंग चल रही है, तो इस वक्त कोई ऑप्शन क्लैरिटी के साथ क्योंकि सामने नहीं है, तो एक हमारा साइड जो है लीडरशिप की वो बलूचिस्तान के इशू को देख रही है, एक साइड मौलाना फजल रहमान साहब के साथ निगोशिएट कर रही है, एक साइड पंजाब को देख रही है। तो इस वक्त सूरत हाल यही है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे जो अहम खबर है इस सारे मामले में, चूंकि उस पर मेरे पास तस्दीक नहीं हुई अभी तक, तो मैं उस पर खबर तक ही रखूंगा उसको। खबर यही है कि जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब की चीफ मिनिस्टर KPK से, उसमें क्या गुफ्तगू हुई और उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई, मेरा ख्याल है सबसे अहम मैं सेनेटर साहब मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। देखिए, एट द सेम टाइम अब जो खबर है जो हम तक भी पहुंची या आप तक पहुंची, जो मुलाकात हुई, ज़ाहिर है अगर आपके पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है तो न्यूज़ आउट इन द पब्लिक है कि अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ को एक बार फिर ये टास्क दिया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते बेहतर करें या उनसे बातचीत करें, इंगेजमेंट की कोई सूरत बने। लेकिन सवाल मेरा ये ना सर, एट द सेम टाइम अगर इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मामलात को बेहतर किया जाए, इंगेज किया जाए, तो एट द सेम टाइम पशीन जलसे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए, दो स्टेटमेंट्स कुड हैव बीन अवॉइडेड। लाइक वो दोनों चीज़ें तो नहीं चल सकती ना कि एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट के कॉज को या रियासती पॉलिसी के खिलाफ आके खड़े हो जाए, उससे मुतसादिम हो आपका तर्ज अमल, और दूसरी तरफ आप ये चाहें कि इस्टेब्लिशमेंट से जो क्रैक्स हैं वो हील भी हो जाए, जो रप्चर्ड ताल्लुकात हैं वो बेहतर भी हो जाए। मैंने इसी के लिए पहले कहा कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि वो दोनों इंस्ट्रक्शन साथ साथ शायद इस तरह नहीं चल सकती। मेरी नज़र में इसीलिए मैंने कहा सबसे अहम चीज़ ये है कि मैं ये पता करूं, और मेरी मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ इस मामले में, तो मैं जब उनसे डायरेक्टली सुनूंगा कि क्या उनकी एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो फिर मुझे उस पर एतमाद होगा, उन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे। अभी तक ये दोनों जो मौक़िफ़ हैं उसमें एक तसादुम नज़र आता है। एक तरफ जो जलसा हुआ, दूसरी तरफ जो इंस्ट्रक्शंस की खबर है, तो बज़ाहिरन तो आपसे मैं एग्री करता हूं कि ये एक इसको अगर आगे चलाना है, सॉल्व करना है, तो दोनों इंस्ट्रक्शंस, वो जो इंस्ट्रक्शन मिली अगर वो खबर दुरुस्त है, तो फिर ये शायद जलसा जो है इसमें कोई टोन मुख्तलिफ होनी चाहिए। ठीक, सेनेटर साहब अब क्योंकि आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से, जैसे आपने फरमाया, इन प्रिंसिपल आप क्या समझते हैं कि रियासत से जो इस वक्त ख़राब ताल्लुकात हैं, या ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से कह लीजिए इन पर्टिकुलर, आपको लगता है कि वो बेहतर होने चाहिए, बातचीत से मामला हल होना चाहिए, या फिर मज़ाहमत से रास्ता निकलेगा? जी देखिए, ये अब मैंने देखना है कि कल क्या उनको फीडबैक दिया गया और क्या उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान साहब की, तो उसके मुताबिक ही फिर मैं अपनी राय कायम भी कर सकता हूँ और राय दे भी सकता हूँ। मेरी नज़र में अगर आप जनरल एक सवाल पूछें कि क्या सियासत में आपको हर कदम आगे चलना चाहिए और उस पर मुज़ाकरात करने चाहिए, तो मेरी नज़र में मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सियासत में मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। जहाँ भी आपको कोई मसाइल हैं वहाँ आप मसलों को हल करने की कोशिश करें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी नहीं है कि आप हर चीज़ एक जो नाइंसाफ़ी है उसको एक्सेप्ट कर लें। आपने इंसाफ के लिए भी खड़े होना है। तो ये सियासत एक प्रिंसिपल्ड सियासत अगर आपने करनी है, उसके साथ साथ आप मुज़ाकरात को भी उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक, उन उसूलों के मुताबिक ही मुज़ाकरात करें, तो ये एक मुस्बत काम होता है, एक अच्छा काम होता है, और उससे फिर आपकी सियासत भी बढ़ सकती है और ये मुल्क का भी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए मैंने देखना है कि क्या पैरामीटर्स हैं। पहली बात, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई खान साहब की तरफ से, अगर दी गई तो उसके हदूद क्या हैं, उसकी टर्म्स क्या हैं और उस पर क्या उनके तासुरात हैं, तो फिर आगे चल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जनरली आप अगर असूल के ऊपर मुज़ाकरात करते हैं तो कोई हर्ज नहीं होता।
अच्छा सेनेटर साहब, जैसे आपने कहा कि जो केपी का फ्रंट है वो किसी और को, जाहिर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और है, पंजाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, दीगर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। आपको नहीं लगता कि पीटीआई इटसेल्फ बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है एट दिस पॉइंट इन टाइम? एट द सेम टाइम अभी जो पशीन जलसे में हुआ वो सलमान अकरम राजा साहब का हमने साउंड बाइट चलाया भी है यहाँ पे। सलमान अकरम राजा साहब तो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त, और बहुत सारे नोटिफिकेशन ज़ाहिर है उनके दस्तखत से होते हैं, डायरेक्टली इमरान खान साहब से मुलाकात भी करके आते हैं। लगता यही है कि जैसे ये मरकज़ की या पीटीआई की डायरेक्ट पॉलिसी ये है जो तसादुम की पॉलिसी है और मज़ाहमत की पॉलिसी है। देखिए, ये असल में हो ये रहा है, जिसकी वजह से ये शायद कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं और आप इसमें इख्तलाफात की बात कर रहे हैं। अब जो मेरी नज़र में जो पीटीआई की मेन और सिर्फ एक लीडरशिप है वो है इमरान खान साहब। इंस्ट्रक्शंस जो हैं सारी और जो सारी स्ट्रेटजी है उनसे डिस्कस होती है। हम सब जाते हैं अपनी अपनी इंडिविजुअल मुनफरिद किस्म की स्ट्रेटजीज उनसे डिस्कस करते हैं और उस सब की बात सुन के वो आगे एक राय देते हैं और फिर वो पार्टी का रद्द अमल होता है, पार्टी की पॉलिसी होती है। लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है कि बहुत अरसे से जो मुलाकातें हैं वो बहुत कम हो गई हैं, और मुलाकातें हो भी रही हैं बड़ी गैप के साथ हो रही हैं। उसकी वजह से वो जो खला रह जाती है एक गुफ्तगू में और दूसरी गुफ्तगू में, उसमें एक कंफ्यूजन पैदा होती है। और इसलिए शायद ये आपको तासुर मिल रहा है कि इख्तलाफात हैं, बिल्कुल इख्तलाफात हैं, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती हैं, लेकिन चूंकि मेरा ख्याल है कि इख्तलाफात पीटीआई के ज़्यादा उनको मीडिया देता है, हवा देता है। ये इख्तलाफात हर पॉलिटिकल पार्टी में वरना मौजूद हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक तरीक़ेकार होता है उसको रिजॉल्व करने का, उनको हल करने का। हमारा मसला ये है कि खान साहब को चूँकि जेल में रखा हुआ है और वो 500 से ज़्यादा दिन उनको हो गए हैं जेल में, तो और उनसे अब मुलाकातें भी बड़ी मुश्किल से हो रही हैं, तो इसलिए ये एक ज़्यादा आपको गैप नज़र आता है, वरना ऐसी बात नहीं है कि अच्छा सेनेटर साहब, पीटीआई के जो इख्तलाफात है ना सर, एक्चुअली वो खुद पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, वो मीडिया पे आके इस तरह की बात करते हैं। आपकी बात दुरुस्त है, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है कि उसके लिए एक फोरम होता है जो पार्टी के अंदर होता है, या रिड्रेसल पार्टी के अंदर हो जाता है, या इन कैमरा मीटिंग्स के अंदर हो जाता है। लेकिन यहाँ जब पब्लिक डोमेन में आके आप इस तरह की बातें करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो है उनका स्टेटमेंट आया कि वज़ीर आला केपी की अली अमीन गंडापुर के एहसासे 10 करोड़ है, तो एक साल में पार्टी पर 75 करोड़ कैसे खर्च हो गए, तहकीकात क्यों नहीं हो रही। फिर जो स्पीकर सूबाई असम्बली है, केपी असम्बली, उनको हटाने की बात भी हो रही है। इट्सेल्फ यानी अंदर हुकूमत के अंदर करप्शन में हुकूमती लोग ही इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ पब्लिक डोमेन में बातें हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप मीडिया चूंकि इसको फॉलो कर रहा है, बड़ा गौर कर रहा है इसके ऊपर, तो मीडिया में भी वो बातें लीक हो जाती हैं। जब हमारी कई मीटिंग्स होती हैं जहां डिस्कशंस हो रही होती हैं, जिसमें आपकी गुफ्तगू होती है और कई गुफ्तगू भी होती है आपस में, तो वो जब मीडिया में लीक होता है तो लगता है कि वो कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसको भी जरा देखना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किसने क्या बात की। मेरी नजर में एक और मेजर एक शायद आपको आप गलती कह लें या उसको आप कह लें कि एक स्पेसिफिक है इंस्टेंस, वो कुछ ऐसे हुआ है कि कुछ लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया, जबकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी जमात है, इसमें आपको किसी को एक दूसरे को टारगेट करने की जरूरत नहीं होती या किसी को डिसिप्लिन करने की जरूरत नहीं होती है। हर कोई शख्स अपना अपनी गुफ्तगू करता है, तो ये एक माइंडसेट हमें देखना है जिसमें हम इस पर भी गौर व फिक्र कर रहे हैं कि जो एक होता है पॉलिसी जब एक बार फैसला हो जाए लीडरशिप से तो सामने पॉलिसी फॉलो करनी है, और एक होता है हर इशू पे मुख्तलिफ राय रखना। तो मेरी नजर में मुख्तलिफ राय रखना ये कोई डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती, लेकिन अगर आप पॉलिसी के अगेंस्ट जाएं तो फिर आप के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं जो हमें सॉर्ट आउट करनी है, और वो हम उसको कर रहे हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र। इसी तरह बहुत सारी आपने चीजें सुनी होंगी, उन सारी चीजों का हमने नोटिस लिया है और हम उनको एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि किस तरह
रिजॉल्व करना है। किसी भी पार्टी में एक लीडर होता है, बाकी सारे फिर उनके नीचे एक लीडरशिप होती है। तो यहाँ कोई ओहदा मिलने से आप कोई किसी पार्टी का कंट्रोल नहीं संभाल सकते। ये हम सब मिलके एक पार्टी चलाते हैं और हमारे मिलके स्ट्रेटजीज बनाते हैं, लेकिन लीडर एक ही है और वो हैं इमरान खान साहब। ठीक, लास्टली एंड वेरी क्विकली सेनेटर साहब, एक तासुर है कि इमरान खान की लीगल टीम के पास इमरान खान की रिहाई का कोई रास्ता, कोई स्ट्रैटेजी, कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है और लीगल टीम तो खुद सियासत कर रही है और खुद लाइमलाइट में रहने का शौक है। सिंस यू आर अ सीजन्ड लॉयर एंड अ पार्लियामेंटेरियन एज वेल, आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान की रिहाई का क्या ऑप्शन है इस वक्त जो बहुत कारगर है और बहुत इफेक्टिव है? देखिए, जहां तक लीगल स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, आप पहली हकीकत तो ये है कि बहुत सारे केसेस जिनके पास अख्तियार और ताकत है और जो हुकूमत में भी हैं, उन्होंने बहुत सारे केसेस झूठे और बेबुनियाद बनाए हैं और उनका मकसद एक ही है इन सारे केसों का कि ये खान साहब को जेल में रखें हर सूरत में। अब एक केस खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद, इस सारे इशू के बावजूद, आपने अगर आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि जो मेन केसेस थे, साइफर केस हो गया, तोशाखाना 1 हो गया, इसमें जितने मेन केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ फाइल किए थे, उन सारे केसों में जब हाई कोर्ट में पहुंचे तो वो केसेस खत्म कर दिए गए। इसी तरह इन सारे केसेस के उसमें बेल जो थी, जमानत थी इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की, वो हो चुकी है। अब सिर्फ 2 केस रह गए हैं। तो यानी कि वो जो 2 केस है, एक अलकादिर केस और दूसरा तोशाखाना 2 केस। अलकादिर केस की भी अपील अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है और जो तोशाखाना 2 केस है वो हुकूमत खुद ही उसको आगे नहीं चला रही, लेकिन उसमें भी जो रुकावट है वो सिर्फ ये है कि जज साहब नहीं बैठते, वो आगे। सेनेटर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अली हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। वजीर आजम साहब ने आज बिजली के नरखों में बड़ी कमी का ऐलान किया है और इसको रिकॉर्ड कमी कहा जा रहा है, एक बड़ा रिलीफ कहा जा रहा है, इसको बिजली वेलकम कर रही है। इसको देखेंगे, ज़रा डायसेक्ट करेंगे कि ये रिलीफ वाकई बहुत बड़ा रिलीफ है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या और क्या ये सस्टेनेबल भी है या नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना यकीनी तौर पर हुकूमत की माशी मैदान में बड़ी कामयाबी है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत ने अगले इंतखाबात में आवाम से वोट कारकर्दगी की बुनियाद पर लेने हैं। अगर हुकूमत को अगले इलेक्शंस में जाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे और ये रिलीफ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी और इसके साथ साथ बिजली और तेल की कीमतों में कमी की सूरत दिया जा सकता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इस कदर इजाफा किया कि लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद हुकूमत के लिए बिजली की कीमतों में कमी करना एक चैलेंज बन गया। गो कि हुकूमत ने IPP से कुछ हद तक वायदों को ख़त्म किया और कुछ वायदों पर नज़रसानी करके उन्हें दोबारा से तरतीब दिया ताकि IPPs की मद में जो बचने वाली रकम है उनको आवाम के बिजली के बिलों में रिलीफ देने के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत ने कई मौके पर बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान को अमली तौर पर अंजाम नहीं दिया जा सका। यहाँ तक कि हुकूमत ने 13 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी करने की कोशिश की, लेकिन IMF इस रिलीफ में रास्ते की दीवार बनकर खड़ा हो गया और IMF ने हुकूमत को यह पैगाम दिया कि वो अपनी मन मर्जी से नहीं बल्कि खास हद तक बिजली की कीमतों में कमी कर सकती है। और अब हुकूमत ने जैसे तैसे करके बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीब से खिताब करते हुए घरेलू सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे और सनतों के लिए 59 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया है। में आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनके रफ़ाकार, मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और यकीन मानिए कि IMF बात सुनने को तैयार नहीं था। उस टोले का पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ कि हुआ, पहाड़ नुमा रुकावटें खड़ी की गई। कौन नहीं जानता वो कौन से वज़राए खजाना थे जिन्होंने IMF को खत लिखे थे। बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है। घरेलू सार्फिन के लिए 3.5 रुपए की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मजीद आज इजाफा 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत आज उसमें मजीद 7 रुपए 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। अब बिजनेस कम्युनिटी इस ऐलान को कैसे देख रही है, FPCCI इस पर क्या तासुरात रखती है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं।
रिजल्ट आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस करके बता दिया कि जो FPCCI का पॉइंट था IPP के हवाले से वो करेक्ट था। आप सबको मुबारक हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनरल आसिम मुनीर साहब का जिन्होंने स्टैंड लिया। ये सब एक तरफ जाहिर है, ये अप्रिशिएबल तो है कि हुकूमत ने बिजली के नरखों में कमी की है। अब इसके ऊपर ये बहस अलहदा कि क्या ये सस्टेनेबल है नहीं है, फिर क्या प्रोपोर्शनेट टू द इंक्रीज़ है जो पहले किया गया हालिया सालों में, ये भी एक बहस है। हुकूमत के अपने इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऐलान को किस तरह देख रहे हैं। चौधरी मंजूर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपको दिखाता है। मुझे भी पता है बिल देखे ना, आज प्राइम मिनिस्टर साहब सुना है हातम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं। 6 रुपए बिजली की कीमत 65 रुपए का यूनिट पैदा करके दे के इस मुल्क के लोगों को आज 6 रुपए सस्ता कर रहे हैं। जहां पे सस्ती बिजली पैदा हो सकती थी वहां पे की नहीं। ये थर में हो सकती थी, यहाँ पे साहिवाल पे कोल का प्लांट लगा दिया। कोई अकल की बात है? आप कहां से कोल मंगवाते हैं? अगर थर में नहीं लगाना था तो वहां पे लगा देते। विंड पे 11,500 मेगावाट का कॉरिडोर है सिंध के अंदर, नहीं पैदा की। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना एहसान अफजल साहब, ये चौधरी मंजूर साहब के इस स्टेटमेंट से ही शुरू कर लेते हैं ना। ये हातिम ताई की कब्र पे लात के मुतरादिफ है, यानी रिलीफ आपने दिया है, इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन क्या ये प्रोपोर्शनेट है उस इंक्रीज़ के जो 2022-23 से हर साल किया गया है? जितना आपने रिलीफ दिया है हर साल इतना ही तो बढ़ाया भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, IMF के प्रोग्राम में होते हुए बिजली पे इतना बड़ा रिलीफ मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और गवर्नमेंट की। और ये आसान नहीं था। 12 माह लगे हैं कि इसके ऊपर काम हुआ और फाइनली ये नतीजे आए। देखें, जो आपने पॉइंट रेज किया है, बिजली की कीमतें हमेशा बढ़ती रही हैं पाकिस्तानी तारीख में और इतनी बड़ी कमी कभी भी वाक़ई नहीं हुई। और देखें, पहले ये होता था कि या तो बिजली की कीमतों को बढ़ने से रोक दिया जाता था और गर्जिशी कर्जा जो है वो बढ़ता रहता था, या फिर आप जो रिलीफ देते थे वो कर्जे पे और खसारे के ऊपर उसके असर होते थे। तो ये जो रिलीफ दिया गया है, ना इससे गर्जिशी कर्जा बढ़ेगा और ना इस रिलीफ से कोई खसारा बढ़ेगा। तो ये रेवेन्यू न्यूट्रल इकदाम है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सर कि आप महंगी बिजली बना रहे हो और सारिफीन को सस्ती बिजली दें और फिर आप ये कहें कि गर्दिशी कर्जा भी नहीं बढ़ेगा और ये हुकूमत के लिए एटलीस्ट नुकसानदेह साबित नहीं होगा? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे जो रिफॉर्म्स किए गए, IPP के मुआहदे जो हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म किए गए। कुछ इसके अंदर जो आपका पेट्रोलियम लेवी है वहाँ कलेक्ट करके यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। तो इस तरह के और तरीके अपनाए गए हैं जिससे ना खसारा बढ़े ना गर्जिशी कर्जा बढ़े। और दूसरी तरफ आपने ये देखा कि पिछले साल जो है गर्जिशी कर्जा पिछले 2 सालों में कम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो पावर सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर जिसकी बात करते हैं उसका नतीजा है कि आज हम एक रेवेन्यू न्यूट्रल रिलीफ दे रहे हैं अवाम को। और इससे ना देखें, एक्सपोर्टर्स की ये बहुत अरसे से उनकी ये डिमांड थी कि हमें हमारे जो टैरिफ हैं, यूटिलिटी के जो नर्ख हैं वो कंपेटिटिव होने चाहिए, रीजनली कंपेटिटिव। तो वो भी हमने उस तरफ सफ़र बढ़ा लिया है और आपकी एक्सपोर्ट्स में हम समझते हैं कि इजाफा हम देखेंगे, बेहतर कॉस्टिंग आप कर सकेंगे, इनपुट कॉस्ट कम होगी। या आपका जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर भी हम समझते हैं इनपुट कॉस्ट कम होगी, उधर भी ग्रोथ हम देखेंगे। इसी तरह ज़राअत में और ओवरऑल जो घरेलू सार्फिन थे जिनका परचेजिंग पावर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका था, वो भी अपने माहाना बजट में एक रिलीफ देखेंगे। तो ये इट इज़ अ बिग राना साहब, ये जुज़ वक्ती रिलीफ तो है, मैं इससे एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल रिलीफ है, लेकिन जुज़ वक्ती है। इज इट सस्टेनेबल? रेवेन्यू न्यूट्रल है तो सस्टेनेबल है ना जी। अगर ये खसारा कर रहा होता, अगर ये गर्जिशी कर्जा बढ़ा रहा होता तो ये सस्टेनेबल नहीं था। लेकिन हम पेट्रोलियम लेवी, लेकिन आपने कहा कि लेवी से कोई स्पेस मिली है, जो स्पेस क्रिएट हुई वो हमने पास ऑन कर दी, वो बढ़ जाती है अगर वो आपके बस में नहीं है। ज़ाहिर है हम महंगी बिजली बनाते हैं और महंगे सोर्स से बनाते हैं, फर्नेस ऑयल लगता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कल जब वो बढ़ेगी कीमतें तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है ये असर तो आएगा। पाकिस्तान की रिलायंस फर्नेस ऑयल पे तो अब ना होने के बराबर है। मोस्टली आपकी बिजली हाइडल, न्यूक्लियर, कोल, LNG से बनती है
और अब हमारे पास रिन्यूएबल का भी जो है वो मिक्स इसके अंदर मौजूद है। बहरहाल ये कंटिन्यू करेगा रिलीफ। और राजा साहब, अगर आप अभी भी अपना एनर्जी मिक्स देखें इस वक्त एज ऑफ नाउ 2025 का, तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बावजूद कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जरूर मुतारिफ कराते हैं लेकिन उस इंप्लीमेंट नहीं होती और मिक्स के अंदर वो बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आपके जो फर्नेस ऑयल के अंदर जो सबसे कम है मिक्स, वो फर्नेस ऑयल का है। फर्नेस ऑयल का परसेंटेज सबसे कम है आपके मिक्स के अंदर, और इसमें जब एवरेज आप निकालें तो बड़ा जो पोर्शन है वो हाइडल का है, कोल का है, एलएनजी का है और न्यूक्लियर का है। तो आपके जो एनर्जी मिक्स है वो इतना ख़राब नहीं है इस मुल्क का। बहरहाल अब तो प्राइवेट सेक्टर ने सोलर भी बहुत ज़्यादा लगा लिया, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के भी एनर्जी को डालें तो उसमें रिन्यूएबल का बहुत बड़ा चंक है, जो कि सोलर तो हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही वहाँ लीड करता है। अभी भी हमारे यहाँ सर ट्रांसमिशन लाइंस का प्रॉब्लम है, अभी भी लाइन लॉसेस का इशू है, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि मतलब ज़ाहिर एक रिलीफ है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ही तब्दील हो गया, ये रिफॉर्म्स आ गई हैं, तो ये कहना तो अभी मेरा ख्याल कबल अज़ वक्त होगा। देखें, उसके लिए तो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। जो डिस्कोस के अंदर थेफ्ट है, वहाँ एक तो थेफ्ट पे करंट क्रैकडाउन है। आप लॉ एनफोर्समेंट जो सूबों का मामला है उनके साथ मिलके आप कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ आप क्लैम्प डाउन करें। फिर हाजिर में आप जो AMI मीटरिंग है ट्रांसफार्मर्स पे, और वैसे आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो असल सोल्यूशन है वो निजकारी है डिस्कोस का, जिसके लिए 3 डिस्कोस के लिए आपने निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हायर करने का प्रोसेस आप स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये वो सारे इकदाम हैं जो हम ले रहे हैं। डेफिनेटली ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर भी काम हो रहा है। जामशोरो मटियारी ट्रांसमिशन लाइन PSDP का हिस्सा बन गई है, उससे काफ़ी ज़्यादा उसमें बेहतरी आएगी। तो हर लेवल पे काम हो रहा है और आपने आज नताइज देख लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा रिलीफ जो कि अनप्रेसिडेंटेड है और वो आवाम को मिला है, और इससे ग्रोथ होगी, इससे सनती पहिया तेजी से बढ़ेगा आगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नेगोशिएटिंग टैरिफ इंपोज कर दिया इंपोर्ट्स पे। इसके इम्प्लीकेशंस इटसेल्फ ट्रंप गवर्नमेंट फिर ओवरऑल इंटरनेशनली क्या होंगे, इसमें बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कई पॉलिसीज तनकीद की जद में आ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं मुतनाज़ पॉलिसियों की वजह से अमेरिकी अवाम भी उनसे नाला नजर आ रही है। यही वजह है कि इक़्तिदार में आने के 2 माह बाद ही ट्रंप की मकबूलियत में कमी आना शुरू हो चुकी है। गैलप सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% पर आ गई है। सिर्फ 38% लोग ट्रंप की तजारती पॉलिसियों से मुतमईन हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक प्रोजेक्ट 2025 और टैरिफ की धमकियों के बयानात ट्रंप की मकबूलियत में कमी की वजह बने हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियों की बजाय अमली तौर पर टैरिफ नाफिज कर दिया है। अमेरिका ने 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स लगा दिया है। ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए हैं। पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26%, बांग्लादेश पर 37%, चीन पर 34% और जापान पर 24% टैरिफ लगा दिया गया। इसी तरह बरतानिया पर 10% और यूरोप पर 20% जवाबी टैरिफ इंपोज किया गया है। अमरीकी सदर ने तमाम गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स लगा दिया है। अमरीका ने तमाम दरामदात पर भी 10% टैक्स इंपोज किया है। अब ट्रंप ने जो लगाया है उसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, तो जाहिर है वो बैरूनी कंपनियां जो पाकिस्तान से ख़रीदारी करती थी वो अब उन ममालिक को तरजीह देंगी जिन पर पाकिस्तान की निस्बत कम टैरिफ लगाया गया है। वो गैर मुल्की कंपनियां ममालिक से ख़रीदारी को तरजीह देंगी जिन पर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है। अगर पाकिस्तान को टैरिफ के असरअंदाज होने से बचना है तो फिर इसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करे, क्योंकि लगता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ इंपोज किया है ये नेगोशिएटिंग टैरिफ है। वो इन ममालिक से बात करना चाहते हैं कि वो चीज़ें जो अमेरिका भेजते हैं उन पर इतना टैरिफ ना लगाए, या तो उस टैरिफ को लिफ्ट करे, नहीं तो फिर वो तैयार हो जाए कि अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ इंपोज कर देगा। और कितना टैरिफ होगा वो डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता रोज़ वाइट हाउस में अपने खिताब में चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब नौजवानों को एक बार फिर मौत के मुंह में ले गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूनान में तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई है। यूनानी कोस्ट गार्ड्स के हुक्काम के मुताबिक हादसे में 7 अफराद हलाक हुए हैं और हादसे का शिकार कश्ती में सवार 23 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। तारिकीन वतन की कश्ती यूनान के जजीरे लेस्बोस के करीब डूबी है। यह हादसा एक बार फिर यूरोप में गैर कानूनी सफ़र के बढ़ते हुए ख़तरात को उजागर करता है, जहाँ लोग बेहतर ज़िंदगी की तलाश में ख़तरनाक समुद्री सफ़र इख्तियार करते हैं।
पाकिस्तान में भी कई नौजवान सुनहरे मुस्तकबिल की खातिर अपना सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार रहते हैं और एजेंट्स माफिया पहले ही से उनकी मजबूरियों को उनका फ़ायदा उठाने के लिए, उनको कैपिटलाइज करने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है। और अब ये इंकशाफ भी हुआ है कि एजेंट माफिया की पुष्पनाही करने वालों में FIA में मौजूद काली भेड़ें भी भरपूर मुआवनत करती हैं। लेकिन वजारत दाखिला इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन कर रही है, यहाँ तक कि FIA जैसे मोतसिब इदारे को भी कानून के कटहरे में लाकर एक शानदार मिसाल कायम की जा रही है। जैसा कि इंसानी स्मगलर्स के साथ मुबैना मिली भगत के इल्ज़ाम पर FIA के 51 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का इंकशाफ हुआ है। ये मुलाजमीन पिछले 3 सालों में नौकरी से फारिग किए गए हैं। पार्लियामेंट को फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक 2022 में 6, 2023 में 4, जबकि 2024 में 41 FIA मुलाजमीन बरतरफ किए गए हैं। अब वजारत दाखिला इंसानी स्मगलर्स और उनके सहूलतकारों के गिरद घेरा तंग करके गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाने वालों की हौसला शिकनी कर, अवेयरनेस भी है, एजुकेट करने में मीडिया भी अपना किरदार अदा कर रहा है। आपसे इस्तदा यही है कि आप भी ख़बरदार रहें और इस तरह के सफ़र से गुरेज करें जो सफ़र आखिरत साबित हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।